तैयार हो जाइए बाजार के एक्शन पैक हफ्ते के लिए, जहां एक और लोकल और ग्लोबल दोनों ही तरह के हैं ट्रिगर्स दमदार और नतीजों का सीजन बढ़ेगा तेजी से आगे। और इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दमदार शुरुआत करने के लिए है तैयार और रहेगी वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी पर भी नजर। तो आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, लंबे समय बाद पूरा का पूरा ट्रेडिंग हफ्ता रहेगा, पूरे 5 दिन है। इस हफ्ते तो कोई भी मार्केट हॉलिडे नहीं है, तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। पर बताएं सर, एक्सपायरी वीक के लिए आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? ये छुट्टी की आदतें जो बिगड़ चुकी है कि हफ्ते में 4 ही दिन काम करने की, खास तौर से बाजार के सारे लोगों को। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आदतें वैसे देखा जाए तो और भी ज्यादा बिगड़ी हुई है। वर्क फ्रॉम होम वाला मामला ज्यादा है, लोग बहुत जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। हालांकि उस पर भी हम विस्तार से करेंगे बातचीत। उससे पहले एक बार मैं आपको जल्दी से ट्रिगर्स बता दूं। 3,55,000 ये नया रिकॉर्ड बना है कोरोना के मामलों का, जो आप नहीं देखना चाहते। कल ये हाईएस्ट लेवल पर ये नंबर्स आते हुए दिखे हैं। लेकिन अमेरिकी बाजार में भरपूर तेजी रही। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त कल अमेरिका के शुक्रवार को डाउ फ्यूचर्स सुस्त ट्रेड दिखा रहे थे, न ऊपर न नीचे। लेकिन उसके मुकाबले में S&P 500 ने फिर से नया रिकॉर्ड जड़ा है और साथ ही डाउ 225 अंक बढ़ा, तो नेस्डेक में भी 200 अंकों की तेजी रही। नतीजों के लिए आज से रहेगा एक्शन। एचसीएल टेक के नतीजे हल्के कमजोर, तो आईसीआईसीआई बैंक ने पेश किए दमदार नतीजे। आज 3 कंपनियों के ऑफर फॉर सेल खुल रहे हैं। हालांकि आज है बड़े निवेशकों के लिए, कल रिटेल के लिए खुलेगा, लेकिन इन तीनों पर रखिएगा नजर। शेल्बी, फेडरल मुगल और हैथवे केबल ये कंपनियां हैं जिनके प्रोमोटर्स अपने ऑफर फॉर सेल लेकर आ रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं यहाँ पर जहाँ पर बाजार की नजर रहेगी। नतीजों के लिए भी काफी अहम हफ्ता है सर। एक कोरोना को लेकर सवाल बनते हुए दिख रहा है और उसी पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं सर। एक तो कोरोना के मामलों पर, और दूसरा जिस तरह से बाकी देश अब कोरोना की लड़ाई में भारत की सहायता करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछूं सर, उससे पहले अभी एक जो बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में भी एक बार व्यूअर्स को बता देते हैं। भारत के साथ ब्रिटेन खड़ा हुआ है कोरोना के खिलाफ इस जंग में। 600 से अधिक मेडिकल उपकरण भारत भेजे जा रहे हैं और एक वीडियो संदेश भी आया है सर हमें भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त का। तो एक बार वो वीडियो संदेश सुन लेते हैं सर, और फिर मैं आपसे इस पर सवाल भी पूछूंगा। मुश्किल के इस वक्त में यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, तो भारत को तो पूरा समर्थन मिल रहा है यूके की तरफ से। कल शाम बाइडेन साहब की तरफ से भी कुछ कमेंट्स आए। जो यूएस की तरफ से सर रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर रोक लगी हुई थी वैक्सीन के, वो भी हटा दिया गया है और बाइडेन साहब भी पूरा समर्थन दे रहे हैं। अन्य देशों से भी सहायता आ रही है, तो वहां पर तो सरकार का फोकस बढ़ ही रहा है सर। और काफी सारे और भी बड़े बदलाव हुए इस वीकेंड पर मामले भी काफी तेजी से बढ़े हैं। लगभग 10.5 लाख मामले पिछले 3 दिनों में आते हुए दिखे हैं। कैसे समझे सर कोरोना की स्थिति और बाजार के एक्शन को? दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है और कोई संदेह नहीं है कि ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन अब भी बेहद खराब है। इसे बहुत मुश्किल है आज की तारीख में भी किसी भी हॉस्पिटल में नॉर्मल या फिर आईसीयू में बेड पाना, या फिर ऑक्सीजन का आसानी से इंतजाम कर पाना, या फिर वेंटिलेटर का इंतजाम कर पाना। और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखा है, ये वाकई डराने की बात है। और यकीन मानिए, पिछले 2 दिन पूरा सिर्फ और सिर्फ इसी काम में गए हैं कि कहाँ किसको मेडिकल इमरजेंसी में जरूरत है, जिनकी हम जो जहां जितनी मदद कर पाए करें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे इतने प्रयासों के बावजूद जहां जितनी मदद होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। और इस मामले में ये जरूर कहना चाहूंगा, मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स जिस तरह से दिन रात काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। लेकिन मामले
लगातार 5 दिन ऐसे हुए कि जब 3 लाख से ज्यादा बढ़कर आए। तो अल्टीमेटली मेडिकल फैसिलिटीज जो है उनकी भी एक कैपेसिटी है कि आप कितने मामले हैंडल कर सकते हैं। और काफी लोगों की जो डेथ हो रही है वो समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से हो रही है, समय पर ऑक्सीजन या फिर दवाएं या फिर वेंटिलेटर नहीं मिल पाने की वजह से हो रही है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जमीनी हकीकत आप देखेंगे तो बहुत डराने वाली है, बहुत परेशान करने वाली है। और एक्चुअली मैं बताऊं, सैटरडे के दिन तो शायद सिचुएशन ऐसी, मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन टाइप मूड में था कि जिस तरह से लोगों के फोन आ रहे थे मदद के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और सबको उतनी मदद ना कर पाए तो बड़ी तकलीफ भी होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि संडे दोपहर के बाद थोड़ी सी सिचुएशन, थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सुधरी है, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन में सुधार आता हुआ दिखा है, स्पेशली मुंबई में। कम से कम मुंबई में हम ये कह सकते हैं कि अब उतनी दिक्कत नहीं है जितनी 3 दिन पहले थी। केसेस भी आधे से कम रह गए हैं। 11,000 साढ़े 11,000 हमने केस देखे थे, वो 5,500 पर घटकर आ गए हैं। और मुंबई ने थोड़ा डिसिप्लिन भी दिखाया है। और अगर आप देखें तो मुंबई के लोग इस मामले में थोड़े ज्यादा समझदार साबित होते दिख रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब बाकी जगहों में समझदारी से ज्यादा शायद मजबूरी है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स बीमार हैं, उन्हें ले जाना है या कुछ अरेंजमेंट करने, तो मजबूरी में आपको निकलना पड़ेगा। तो ये एक वो पहलू है जो आपको तकलीफ देता है और वो आपको पॉजिटिव नहीं होने देता। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है और जिंदगी अगर आगे बढ़ने के लिहाज से देखें दीप, तो फिर बहुत कुछ अच्छा भी होता हुआ दिख रहा है। देर से ही सही, लेकिन सरकार पूरी तरह से भरपूर एक्शन में आ रही है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। जिस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत तेजी से मुहैया कराई जा रही है, अब शायद आज के बाद ऑक्सीजन की कमी न के बराबर हो। कम से कम बड़े शहरों में तो सप्लाई आज से शायद पूरी तरह से नॉर्मल होती हुई दिखेगी और छोटे शहरों में भी शायद अगले 2 दिनों में सप्लाई नॉर्मल होती हुई दिखे। दवाओं का जहां तक सवाल है, अभी आप बात कर ही रहे थे, 3 लाख और डोजेज रेमडेसिविर के डेली बेसिस पर बने, 3 करोड़ और बने, उसके लिए भी प्रोडक्शन के इंतजाम किए जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस लड़ाई में भारत का साथ देने के लिए दुनिया भर के देश भी सामने आ रहे हैं और वो भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन जो जिस तरह से कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फिर ब्रिटेन हो, चाहे फिर आपने देखा होगा कि किस तरह से बुर्ज खलीफा पर भी उन्होंने भारतीय तिरंगा बनाकर हिंदुस्तानियों के साथ एकजुट होने की बात कही। ये थोड़ा सेंटीमेंट बढ़ाने वाले। देखिए, जो चीजें जमीन पर ठीक होनी है वो तो ठीक होगी, उन्हें वक्त लगेगा। लेकिन अगर आपका मनोबल मजबूत है और एक फाइटिंग स्पिरिट है आपके पास में, तो आपको रिकवर होने में, ठीक होने में काफी मदद मिलती है। तो दोनों तरफ के ये एक सिक्के के 2 पहलू है। एक पहलू आपको बहुत निराशा दिखाता है, बहुत तकलीफ देता है, और दूसरा पहलू ये है कि जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है। तो इन दोनों पहलुओं को साथ में रखकर हमें चलना है। सिंपल जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए कि हम अपनी सेफ्टी रखें, परिवार वालों की सेफ्टी रखें, ज्यादा से ज्यादा इन घर में रहें, सैनिटाइजेशन, मास्क, वो सारी चीजें जो हम कर सकते हैं वो हमें जरूर करनी चाहिए। बाकी ठीक है, वक्त के साथ काफी चीजें ठीक होगी। इस जो चीजों को ठीक होने का जो प्रोसेस है उसमें कम से कम नुकसान हो, कम से कम डैमेज हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो ये वाकई में 2-3 दिन बड़े मुश्किल भरे निकले। लेकिन अच्छी बात दीप ये है कि मुंबई जैसे शहर जहां से सबसे पहले शुरुआत हुई थी कोरोना के मामले बढ़ने की, वहां पर मामले काबू में आते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात यह कि मेडिकल हेल्प काफी हद तक पहुंचने लगी है। 2 दिनों के मुकाबले में आज सिचुएशन बेहतर है। मुझे विश्वास है अगले 2 दिनों में और बेहतर होगी। तो हो सकता है हम थोड़े समय में कोरोना को कम से कम आउट ऑफ द हैंड, वैसा नियंत्रण के बाहर न जाने दें और उस लेवल पर ले आएं। और अगर मैं ये समझता हूं आगे चलते हुए अगले 2-3 दिनों में अगर आपके केसेस 2 लाख के आसपास आ जाते हैं और रिकवरी वाली संख्या बढ़ जाती है नए केसेस के मुकाबले हैं, तो मुझे लगता है कि मेडिकल फैसिलिटीज पर जो जबरदस्त दबाव है वो कम होता हुआ दिखेगा। और शायद यही वजह है कि बाजार आपको आज पॉजिटिव खुलने के संकेत दे रहे हैं। एसजेक्स निफ्टी जो सेंचुरी मारकर 100 पॉइंट ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है, इसमें सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स की तेजी का हाथ नहीं है, हाथ इस तरफ भी है। कहीं कहीं एक सोच शायद बाजार में यह भी है कि अब शायद अगले 5-7 दिनों में काफी हद तक आपको कोरोना को लेकर कुछ पॉजिटिव खबरें सुनने को मिल सकती है। वो बाजार सेंस करने की कोशिश कर रहा है। दीप,
बिल्कुल, तो ये एक अच्छी खबर है और शायद अब ऐसे संकेत आ रहे हैं कि ये फाइनली नियंत्रण में सिचुएशन आती हुई दिखेगी। सर, एक ऑब्जर्वेशन और है और मार्केट्स के लिहाज से ही है, क्योंकि आज मंडे का भी दिन है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। अगर अप्रैल का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 3 मंडे, हर मंडे इस महीने बेसिकली हमने बाजार में गिरावट आते हुए देखी है। बल्कि 12 तारीख को तो 3.5% बाजार गिर रहे थे, वरना 1.5 से 2% के बीच तो बाजार हर मंडे को गिरते हुए दिखते हैं। क्या इस मंडे भी वैसा ही ट्रेंड बरकरार रहेगा, या फिर पिछले हफ्ते जिस तरह से बाजार हल्के हुए हैं, फ्राइडे को भी हमने जो ऐसा एक्शन देखा, अब लग रहा है कि बाजार एटलीस्ट ये मंडे वो ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं? दीप, आपकी रिसर्च और आपका ऑब्जर्वेशन एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम इसको एक थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं, और वो ट्विस्ट ये होगा कि देखिए 5 अप्रैल वाले हफ्ते में 1.5% गिरे, 12 अप्रैल वाले सोमवार को 3.5% गिरे, वो तो बहुत ही खराब दिन था, राइट। और 19 अप्रैल वाले मंडे को हम 0.25% गिरे। तो मैं इसको हर सोमवार को बड़ी गिरावट वाला दिन मानने के बजाय, आपकी परमिशन से क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर सोमवार बड़े मूव वाला डे है। इस दिन बड़ा मूव आता है, और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, अगर आज कुछ और आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल जाए तो 1.5-2% बाजार बढ़ जाए, क्या बड़ी बात है, वो भी हो सकता है। और अगर लगता है कि सिचुएशन कहीं कोई खराब ऐसी हो जाए और कुछ बड़ा खराब सुनने को मिल जाए जो कि हम नहीं चाहते, नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते हैं, अगर वैसा कुछ हो जाए तो फिर सोमवार एक बड़े मूव के लिए नीचे की तरफ भी तैयार हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज समझ कर चलें, बड़े मूव का दिन है आज, जो होगा बड़ा होगा, वो इस हफ्ते की एक्सपायरी तक की टोन को सेट करेगा। तो अगर 14,150 तोड़कर नीचे की तरफ निफ्टी को जाना है, और काफी लोग जिस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 13,800, 13,850 आएगा, तो फिर आज से बेहतर दिन नहीं होगा उनके लिए। और अगर लोगों को लगता है कि 14,500, 14,600 की रेंज को पार करके निफ्टी को वापस 14,800 की तरफ जाना है, तब भी उस प्रयास के लिए भी आज का दिन बेहतर होना चाहिए, आज का दिन बेहतर होगा। तो मेरा ये समझना है कि 14,200, 14,500 ये इमीडिएट रेंज है। देखते हैं इस रेंज के बाहर किस तरफ बाजार बंद होता है। अब तक 14,300 के नीचे 14,294, 96 एक क्लोजिंग मिली, मैं उसको 14,300 ही मानता हूं। 14,300 के नीचे बाजार बंद हुए नहीं है, और 14,600 के ऊपर बाजार बंद हुए नहीं। तो क्लोजिंग बेसिस पर या तो आप 14,300 के नीचे बंद हो तो और कमजोर होंगे, 14,200 के नीचे बंद होने पर तो मैं कह ही चुका हूं कि सब कुछ छोड़ देना है, एक बार की आपकी ट्रेडिंग पोजीशन तेजी की 0 कर दे। 14,300 के नीचे कम कर लें, वहां कमजोर है, 14,200 के नीचे खराब है, तो पहली उधर की तरफ होगी। 14,500 के ऊपर आप थोड़े बेहतर होंगे, और 14,600 के ऊपर अगर आप निकलें तो भरपूर तेजी भी करें, सारी के सारी शॉर्ट भी काट लें। तो इनको क्लोजिंग बेसिस, दिन में कहीं भी घूम फिर के आ सकता है बाजार, इधर उधर ऊपर नीचे, और रोज हो रहा है। लेकिन दिन के अंत में आप बंद कहां हो रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस रेंज को ध्यान में रखिए। एक और चीज दीप कहना चाहता हूं, जो पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने लीडरशिप की कोशिश दिखाई है, लीडरशिप बैंक निफ्टी की पक्की है। चाहे गिरना हो तो भी मैं आगे रहूंगा, मैं आगे रहूंगा, और बढ़ना हो तो भी आ जाइए सब मेरे पीछे, पहले मैं चलूंगा, मुझे देख लीजिए, अगर मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूं तो आप लाइन में आ जाइए। और आज भी वही होगा दीप, लीडरशिप बाजार की रिकवरी की अगर आनी है तो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी से आएगी, ये मानकर चले। और बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा हथियार आज आपके पास में जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के दमदार नतीजे, और वो बाजार की बैंक निफ्टी की लीडरशिप रिकवरी को लीड करने की कोशिश करेंगे। इन पर आपको रखनी है नजर। जी दीप। बिल्कुल सर, तो मार्केट्स पर, बैंक्स पर, और स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक के बेसिस के रिएक्शन पर नजर रहेगी। क्योंकि सर आपने नतीजों की बात करी तो एक उससे भी रिलेटेड सवाल है। कोरोना तो मार्केट्स के लिए एक ट्रिगर है ही, बट नतीजे सर कितना इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेंगे, क्योंकि इस हफ्ते भी 11 नतीजे निफ्टी के भारतीय बाजार में आएंगे, और उससे ज्यादा वायदा कारोबार के नतीजे हैं। और ग्लोबली भी अगर हम देखें तो सारी की सारी जो यूएस की दिग्गज आईटी कंपनीज हैं उनके भी नतीजे आने वाले हैं। तो अर्निंग्स कितना बड़ा ट्रिगर हो सकता है इस हफ्ते बाजारों के लिए? दीप, बड़े छोटे ट्रिगर से ज्यादा अर्निंग्स है ना, एक बहुत अच्छा ट्रिगर है, पॉजिटिव ट्रिगर है। वो कैसे मैं बताता हूं। पॉजिटिव ट्रिगर इस सेंस में नहीं कि रिजल्ट सारे बहुत अच्छे आने वाले, मैं उस एंगल से नहीं कह रहा। क्या होता है कि आप बड़े परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, मतलब तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है, किस चीज से। कुछ लोगों को म्यूजिक सुनने से स्ट्रेस कम होता है, कुछ लोगों को मेरी तरह योगा वोगा कर लेने से स्ट्रेस कम हो जाता है। बाजार का जो स्ट्रेस है कोरोना को लेकर, वो स्ट्रेस हो सकता है नतीजों का सीजन कम करे। क्यों?
कि आपका फोकस सिर्फ कोरोना के आंकड़ों को देखने के बजाय कंपनियों के आंकड़ों को देखने पर जाएगा। और अगर रिजल्ट सीजन से कोरोना से थोड़ा फोकस हम रिजल्ट सीजन पर कर पाए, 11 निफ्टी के नतीजे और वायदा कारोबार के नतीजों की इस हफ्ते की लंबी लिस्ट है, तो कम से कम है ना, आप उन आंकड़ों को कम देखेंगे जिन आंकड़ों के दम पर कंपनियों के शेयर लॉन्ग टर्म में चलने चाहिए या गिरने चाहिए, वो है कंपनियों के नतीजे। और अगर वहां पर बाजार का फोकस बनने लगे तो कम से कम है ना, जो शॉर्ट टर्म नेगेटिव फैक्टर्स है बाजार के लिए, उससे बाजार की नजर हटेगी। अल्टीमेटली रिजल्ट के दिन, रिजल्ट के आसपास, पहले या बाद, आप स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से ट्रेड करते हैं, न कि आप बाजार के मैक्रो माहौल, ग्लोबल मार्केट्स, कोरोना के आंकड़ों पर। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट सीजन में मेरे को है ना, इस हफ्ते सबसे बढ़िया चीज ये लग रही है, अरे भाई चलो थोड़ा तो कोरोना को छोड़ के कोई और चीज देखें, और वो बहुत जरूरी है, जिससे कि आप थोड़ा डिस्ट्रेस हो और थोड़ा एक रैशनल कॉल ले पाए। और बाजार यही सोच रहा है। देखिए दीप, पिछले हफ्ते काफी ट्राई किए, 14,150, 14,200, 14,250, बार बार बाजार आकर वहां सपोर्ट लेता है। और सपोर्ट इसलिए लेता है कि बाजार को यह पता है कि अगर आपका व्यू 6 महीने का है, साल भर का है, 3 साल का है, तो आपको पता है कि कोरोना नहीं रहेगा और बाजार यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपका व्यू 4 से 6 हफ्ते का है, तो आपके लिए यह है कि अभी पता नहीं कि 4 से 6 हफ्तों में सिचुएशन ठीक हो जाएगी या नहीं होगी, कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आपका व्यू 4 से 6 दिन का है, तो आपको लगता है अरे पता नहीं, ये तो खराब है मामला। तो 4 से 6 दिन वाले व्यू वाले लोगों को खराब लगता है, 4 से 6 हफ्ते वालों को पता नहीं, और 4 से 3-4 साल, 1 से 3 साल वालों को, 6 महीने से 3 साल वालों को ये पता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। और इसी के बीच में बाजार में स्ट्रेटेजी बन रही। तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो जो मैं लगातार कह रहा हूं वो अब भी है कि आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। आपको अपनी तेजी की पोजीशन में, आपके इन्वेस्टमेंट में बने रहना है। और वैसे भी आपको याद है, अप्रैल और मई का महीना पूरा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के नाम में। इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में हमने ये कहा था, आप देख लीजिए निफ्टी सेंसेक्स कहाँ है, बैंक निफ्टी कहाँ है, और मिड कैप शेयरों में कितनी तेजी है। और दीप, एक और चीज, आज एक बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि कोरोना के मामले और बढ़ेंगे, घटेंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि शायद इससे बुरा समय हम ना देखें। अब आजकल में 1 आध दिन में, 2 दिन में कोरोना के मामले कंट्रोल में आने चाहिए। एक बार बाजार को ये सेंस मिल गया कि इस दूसरी लहर में जितना खराब होना था हो गया, अब यहां से खराब नहीं बेहतर होगा। यकीन मानिए, कोई बड़ी बात नहीं, मई के अंत तक या जून में ये बाजार फिर से नए लाइफ हाई की तरफ पहुंच जाए। उसके पहले एक बार संभावना बन सकती है, अगर मामले ज्यादा बिगड़े, 13,200, 13,500, 13,800, कुछ न कुछ आ सकता है, उससे कभी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जितनी गिरावट होगी, यकीन मानकर चलिए, लिख कर रख लीजिए, रिकवरी जो होगी वो इतनी शार्प होगी कि जिस तरह के पिछले साल की रिकवरी हुई और आप मिस कर गए, इस बार भी वैसा ही होगा। रिकवरी उतनी ही शार्प होगी, उतनी ही तेज होगी, और उस समय आपको रिएक्शन बहुत फास्ट देना है, ये ध्यान में बिल्कुल रख लीजिए। तो जिस दिन बाजार को ये कॉन्फिडेंस पूरा आ गया कि कोरोना का सबसे खराब दौर खत्म हो चुका है, बाजार रिकवरी करेंगे, जिस समय ये कॉन्फिडेंस आ गया कि कोरोना में से अब हम निपट चुके हैं, अब डर नहीं है, उस दिन बाजार में आप बहुत तेजी से रिकवरी और फिर से बाजार को लाइफ टाइम हाई की तरफ जाते हुए देखेंगे, जो शायद मेरे हिसाब से मई में, जून में कभी होता हुआ दिखे। बड़ी बात नहीं है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो जब रिकवरी आएगी, भरपूर एक्शन वाली आएगी और दमदार रिकवरी रहेगी, उसके लिए आपको रहना है तैयार। चलिए, एज अ पोजिशनल बेसिस सर, वो तो दिमाग में रहेगा ही, पर आज के सेटअप के लिए भी तैयार करें। आज के संकेत क्या कह रहे हैं सर? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईज के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, घरेलू फंड के संकेत पॉजिटिव हैं दीप, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल और ट्रेंड भी न्यूट्रल है। ये सारे संकेत आपके लिए। अब आइए दिन के लिए सपोर्ट लेवल 14,250, 14,300 दिन के लिए तुरंत प्रभाव से सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे 14,150, 14,200 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर आए अगर गलती से बाजार तो पक्के तौर पे खरीदिए। 14,400, 14,450 ऊपरी हल्की रेंज है प्रॉफिट पहुंचने वाली, जहां पर आप खुलने के संकेत दे रहे हैं। उसके ऊपर 14,500, 14,575 तक की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 31,150, 31,375 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और इसके नीचे जाने की संभावना तो नहीं है। फिर भी एक बार लेवल नोट करके रखें, 30,725, 30,900, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपरी स्तरों पर 32,100, 32,200 वहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की पहले तो होगी,
32,325, 32,500, एक बार 32,500, 450 के आसपास वहां पहुंचने पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। ये आपके लिए बड़े जोन है। जहां तक दिन की रेंज का सवाल है दीप, दिन की रेंज के हिसाब से 14,300, 14,400 की रेंज बनती है। अब तो खैर 14,450 के आसपास खुलने के आप संकेत दे रहे हैं। मीडियम रेंज 14,250, 14,450 की होती है। तो छोटी वाली रेंज को चेंज कर लें, 14,300, 14,450 दिन की छोटी रेंज होगी। मीडियम रेंज 14,250, 14,500 की लेकर चले, 50-50 पॉइंट ऊपर ले लें। और बड़ी रेंज 14,200 से लेकर 14,575 तक की बन के आएगी। ये बड़ी रेंज आपके लिए निफ्टी पर बनती। तो तीन रेंज अलग होगी अब, 14,300, 14,450, 14,250, 14,500, 14,200, 14,575 इस रेंज पर करिएगा फोकस। आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 31,400, 32,150 ये दिन की छोटी रेंज मानकर चले। 31,225, 32,325 दिन की मीडियम रेंज है। 31,000 से लेकर 32,450, 32,500 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर काम करेगा। इस पर आपको करना है फोकस। जी दी। ओके, तो ये तो रही दिन के लिए कौन से बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं सर। आज के लिए क्या रेंज रहेगी सर? वहां पर भी अपनी नजर तो डाल दी है। ये भी बताएं और साथ ही ये बताएं कि क्या पोजीशनिंग रही है एफआईएस की, क्या है पीसीआर की सिचुएशन आज के सेटअप के लिए? कोई खास बदलाव नहीं है दीप। 2% लॉन्ग पोजीशन कम हुई है, 66 से 64%। पुट कॉल रेशियो 10 बेसिस पॉइंट घटा है। विक्स में 1% की तेजी है। तो कोई खास बदलाव डेटा में है नहीं, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे स्टॉप लॉस दे देता हूं। लॉन्ग पोजीशन पर आपका स्टॉप लॉस है 14,250 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। एक बार 14,450 पार करने के बाद आप स्टॉप लॉस 14,300 पर ले आए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रेड करते चले, वो बेहतर होगा। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस 31,500 रखिए, क्लोजिंग बेसिस पर 31,200 का स्टॉप लॉस आपके लिए है, ठीक रहेगा। और एक बार 32,000 पार करने के बाद आपका स्टॉप लॉस 31,700 का बन जाना चाहिए इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी, ताकि आपकी तेजी की पोजीशन में आपको नुकसान न देखना पड़े। तो 32,000 पार करने के बाद स्टॉप लॉस आपका 31,700 का हो जाएगा। शॉर्ट पोजीशन का जहां तक सवाल है, 14,500 ये आखिरी लेवल है जहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, डे ट्रेडर्स को भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। बैंक निफ्टी पर 32,200 शुक्रवार के हाइस को पार करें और उसके ऊपर बंद होने के संकेत दें तो फिर आप एग्जिट कर लें, निकल जाएं, ये आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये है आपके लिए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये तो रही आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर राय। नई पोजीशंस कैसे बना रहे हैं सर? दीप 14,200, 14,275 अच्छी रेंज है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। अगर दिन के दौरान एक बार बाजार वापस से करेक्शन दे और मौका मिले तो जरूर लीजिएगा। 14,150 का स्टॉप लॉस होगा। 14,300, 350, 400, 450 ये होंगे आपके टारगेट। लेकिन चूंकि संभावना अब कम दिखती, सेंचुरी मारकर जब आप ऊपर खुल जाएंगे और जब फिर नीचे आएंगे तो शायद आपको वो मौका न मिले। तो फिर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिंपल है, आपको 14,150 का स्टॉप लॉस रखना है और खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है लेकिन चिंता मत कीजिए, दूर है तो दूर है, रहने दीजिए। 14,300, 14,350, 400, 450 और उसके बाद 500, 525, 575 ढेर सारे टारगेट्स हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। 575 तक की यात्रा करनी चाहिए निफ्टी को। 14,500 से 14,575 की रेंज में कहीं न कहीं पहुंचना चाहिए, ये डेटा साफ दिखा रहे हैं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 14,475 से मूड बना सकते हैं शॉर्ट करने का और 14,575 तक ऊपर में आप शॉर्ट करें। 14,625 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें क्योंकि 14,600 पार करने के बाद निफ्टी में इसके ऊपर बंद होने के बाद निफ्टी तेजी की रेंज में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, और ट्रेंड बदल जाएगा। इसलिए 14,625 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 14,400, 14,350, 14,300, 275 और 250 तक के टारगेट के लिए ऊपर में आप एक बार बिकवाली का भी मौका देख सकते हैं। लेकिन बिकवाली करें तो बेहद सावधानी से। कोरोना का माहौल, ग्लोबल मार्केट्स का माहौल, ये सबको देखकर बेचे, ये ध्यान में रखिएगा। जो पिछले हफ्ते में लगातार बोल रहे थे कि एग्रेसिव ट्रेडिंग तेजी की तरफ, एग्रेसिव ट्रेडिंग मंदी की तरफ करें, ये हफ्ता वायदा कारोबार की एक्सपायरी का भी हफ्ता है और जिस तरह से कोरोना के मामले तेज है उसी तरह से प्रयास भी तेज है। जितना डर ज्यादा है उतनी ही उम्मीदें भी ज्यादा है। तो अब एग्रेसिव ट्रेड लेने के बजाय आपको सोच समझकर ट्रेड लेना चाहिए, क्वांटिटी कम करनी चाहिए और टुकड़ों में खरीदना या टुकड़ों में बेचना, ये इस हफ्ते का मंत्र है। इसको पिछले हफ्ते से बिल्कुल बदल लीजिए। पिछले हफ्ते में लगातार आपको कह रहा था कि ट्रेडिंग रेंज के जिस सिरे पर आए ताल ठोक कर बिना डरे कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड लीजिए और वो आपको फायदा देगा। इस हफ्ते रणनीति अलग है। इस हफ्ते एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है,
टुकड़ों टुकड़ों में लेना है, क्योंकि दोनों ही तरफ के एक्सट्रीम व्यू आ रहे हैं, इसलिए एग्रेसिव ट्रेड लेने में आप फंस सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक व्यू तेजी से बदला तो वो बाजार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे सकता है। वो देने के लिए बहुत सही हफ्ता है वायदा कारोबार की अप्रैल सीरीज का हफ्ता है, इसलिए इस बार आपको क्वांटिटी कम करनी है, टुकड़ों में धीरे धीरे खरीदना है या धीरे धीरे बेचना है। हर सपोर्ट लेवल पर लीजिए, हर ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पर बेचिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, ये आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये तो बात हुई आपकी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी खरीदिए 31,125, 31,375। आई डोंट नो अब वहां तक आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो जरूर लेना है, रुकना नहीं है। स्टॉप लॉस होगा 31,000 का, टारगेट 31,400, ये तो 400 पे तो लेना ही है, 31,400 हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 31,700, 31,775, 31,975, 32,125 और 32,200, ये सारे टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी बैंक निफ्टी में। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो अभी ले लीजिए बैंक निफ्टी आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट को देखने के बाद, और आपको स्टॉप लॉस रखना है 31,400 का। थोड़ा दूर है, चिंता मत कीजिए, जैसे ही 32,000 पार होगा हम स्टॉप लॉस को 31,700 पर ले आएंगे, फिर आपको रीजनेबल लगेगा। और हो सकता है 32,000 के आसपास इसके ऊपर खुले तो आपका स्टॉप लॉस सीधा 31,700 का हो जाएगा। खरीदने की राय है 31,400 के स्टॉप लॉस के साथ 31,975, 32,125 और 32,200, 32,325, 32,450, 32,500 और 32,575 तक का रास्ता दीप खुलता हुआ नजर आता है ऊपर की तरफ। तो ये है लेवल्स ऊपर जहां पर आपको करनी है खरीदारी। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए फिर राय ये होगी, आपको बेचना है बैंक निफ्टी 32,325 और 32,500 की रेंज में, वहां पर स्टॉप लॉस लगाना है 32,600 का। टारगेट आपका बनेगा 32,200, 32,125, 32,025, 31,800 और 31,725। इस रेंज में आपको बेचना है। बेचने के लिए बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर बनने की कोशिश ना करें, छोड़ दें। आज एग्रेसिव ट्रेडर बनके बेचना थोड़ा सा डीप रिस्की हो सकता है, इसलिए सिर्फ अगर इस रेंज में आए तो ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बेचे। एग्रेसिव ट्रेडर वाला आज बैंक निफ्टी में बेचने का एग्रेसिव ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, खरीदने का एग्रेसिव ट्रेड आप ले सकते हैं। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो अनिल जी ने आपको राय दी है वो जरा ध्यान से रखिए, और इस हफ्ते जिस तरह से पोजीशंस बनानी है वो भी ध्यान से रखिए, क्योंकि एक्सपायरी का एक्शन भी बाजार पर हावी रहेगा। सर बैन लिस्ट छोटी हो गई है, एक स्टॉक बाहर निकल गया है, सेल देखते हैं एक्सपायरी से पहले सेल बाहर निकलते हुए दिख रहा है, पर इंडिया बुल्स हाउसिंग और सन टीवी ये बैन में बने हुए हैं। सर फंड्स का भी डेटा समझाएं, क्योंकि एक बार फिर से हमने देखा कि हालांकि कैश में एफआईएस की बड़ी बिकवाली हुई है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने खरीदा है। सर दीप देखिए, आप इसको डेटा को ऐसे देखिए कि एफआई ने देखिए 1361 करोड़ की बिकवाली की है कैश में, ठीक है ना। सामने 1296 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर खरीदे, मतलब क्या हुआ, जितना कैश में बेचा है उतना का उतना उन्होंने फ्यूचर में खरीद लिया स्टॉक, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1360 करोड़ में कोई खास फर्क है नहीं। अब इसको मिला के देखिए आप, इंडेक्स फ्यूचर्स में 232 करोड़ की बिकवाली, 233 करोड़ की, जो छोटी है, तो इसलिए मैंने एफआईएस के डेटा न्यूट्रल रखे। पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन न्यूट्रल है। लेकिन पॉजिटिव क्या है, 1700 करोड़ की दमदार खरीदारी घरेलू फंड के। घरेलू फंड भाई देखो समझदार है, एक बात है, इतनी समय से इंतजार कर रहे थे, नहीं ले रहे थे। 15,000 के आसपास जब एफआईएस 15,000, 100, 200, 300, 400 बना रहे थे, इन्होंने बहुत चुपचाप बैठे थे, नहीं लिया। अब देखिए जब 14,500 के नीचे लगातार बाजार है, कोरोना के मामले, इनको तभी लेना है जब बाजार में डर ज्यादा है। ये लोकल फंड्स की पूरी स्ट्रेटेजी है कि डर पे लेंगे, लेवल पे नहीं लेंगे, और डर अभी जो बढ़ा है अब यहां पर खरीदारी उनकी तरफ से होती दिख रही। तो एक बढ़िया सपोर्ट है। देखिए ट्रेडर तो अभी यानी न्यूट्रल है, उनके पास तो ज्यादा ताकत खरीदने की या बिकवाली की है नहीं, और अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो कैश मार्केट के स्टॉक्स में। लेकिन घरेलू फंड एक अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और वहां से जो खरीदारी आती दिख रही है वो काफी बढ़िया है बाजार को सपोर्ट देने के लिहाज से। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो ज्यादा तेजी बन रही उसके पीछे एक कारण घरेलू फंड्स की दमदार खरीदारी भी है। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ, बाकी डेटा। 14,500 एकमात्र लेवल है जिसपे आपको नजर रखनी है दीप, और वो इसलिए कि मंथली सीरीज है। 14,500 के पुट पर 22 लाख शेयर है, 14,500 के कॉल्स पर 30 लाख शेयर है। तो रुकना है तो इसी लेवल के आसपास रुकना है। गैप से खुलने के बाद
14,500 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल होगा। 14,500 पार करके अगर आज टिक गए, बंद हो गए, तो समझ लीजिए मजा ही आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और नहीं तो 14,500 14,575 वो रेंज है जहां पर अब आपको बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई भी दिखेगी। तो 14,500 ही एकमात्र ऊपर की तरफ का लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, और नीचे की तरफ अब जो बड़ा लेवल सपोर्ट के तौर पर है वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से वो 14,300 है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है दीप, 31,000 बहुत मजबूत सपोर्ट है, हालांकि वहां से हम 700 पॉइंट ऊपर बंद हुए तो उस सपोर्ट का कोई खास मतलब नहीं है। 32,000 हल्की सी रुकावट है, 9 लाख शेयरों का वहां पर ओपन इंटरेस्ट जो आज आप पार कर जाएंगे तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का फायदा मिलेगा। उसके बाद सीधा 33,000 तक का रास्ता साफ होता है। 32,500 33,000 की रेंज में कहीं न कहीं आगे पहुंचेंगे, तब की तब देखेंगे। तो ओवरऑल डेटा थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। जी दीप। चलिए तो सर, ये अच्छी बात है कि ओवरऑल डेटा बेहतर नजर आते हुए दिख रहे हैं, अच्छी रेंज भी निकल कर आ रही है और एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा है। इंतजार है आज किस तरह का बाजार में एक्शन रहेगा। उससे पहले ढेरों स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहने वाले हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। हमारे साथ हैं मानसी, कुशल और साथ ही आशीष जो तैयार हैं खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए, और थोड़ी देर में कुछ और खबरें भी आपको बताई जाएंगी। आइए मानसी से शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सर। कैश स्पेस की कंपनियां हैं जिसके नंबर्स आज आने हैं। एसबीआई कार्ड्स, नोमन लॉजिस्टिक्स, डेल्टा कॉर्प, आलोक इंडस्ट्री, कैस्ट्रॉल इंडिया, शैफलर इंडिया, इन पर नजर रहेगी। इसके अलावा मैग्मा फिनकॉर्प, ओपन ऑफर आज कंपनी का बंद हो जाएगा, दाम इसके 70 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। वहीं 3 कंपनियों के ओएफएस आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलने जा रहे हैं, शैल्बी, फेडरल मुगुल और साथ ही हैथवे केबल। शैल्बी ओएफएस प्रमोटर शाह फैमिली की ओएफएस के जरिए करीब 58 लाख बेचने की योजना है। 26 अप्रैल यानी कि आज के दिन नॉन रिटेल निवेशकों के लिए और कल रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलने जा रहा है। फ्लोर प्राइसेस की 111 रुपए तय की गई है। वहीं फेडरल मोगल आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलेगा। प्रमोटर आईईएच एफएमजीआई होल्डिंग्स की ओएफएस के जरिए करीब 55 लाख बेचने की योजना है। वहीं 26 अप्रैल यानी आज के दिन नॉन रिटेल और कल रिटेल के लिए ओएफएस खुलने जा रहा है। 9.95% अन्य हिस्सेदारी का ओवर सब्सक्रिप्शन होने की भी संभावना है। फ्लोर प्राइस इसकी 250 रुपए तय की गई है। हैथवे केबल प्रमोटर की ओएफएस के जरिए करीब 25 करोड़ बेचने की योजना है। 3 प्रमोटर जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग, जियो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग और जियो केबल एंड ब्रॉडबैंड होल्डिंग्स बेचेंगे यहां पर हिस्सेदारी। आज नॉन रिटेल, कल रिटेल के लिए खुलेगा। फ्लोर प्राइस 21 रुपए 50 पैसे तय की गई है। तो ये तमाम ओएफएस है और साथ ही कुछ नतीजे हैं जो कि ट्रिगर्स में फोकस में रहेंगे। बिल्कुल सुप्रजीत, इंजीनियरिंग का शेयर बायबैक आज बंद होने वाला है 320 रुपए पर शेयर का, वहां पर नजर रखिए। सागर सीमेंट पर नजर रहेगी कि सब्सिडरी के बोर्ड मर्जर पर है एक्शन। साथ ही हम नजर रख रहे हैं पावर ग्रिड जो इनके आईपीओ की घोषणा है उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इनविट, पावर ग्रिड इनविट का जो आईपीओ हो रहा है। और ओरिएंटल होटल यहां पर कमजोर नतीजे आते हुए दिखे थे, 26% आय में गिरावट हुई है। और कंट्रोल प्रिंट यहां पर नतीजे अच्छे आपने आते हुए देखे हैं, मुनाफा लगभग 4 गुना बढ़कर आया है। तो कुछ मिड कैप नतीजे भी फोकस में रहेंगे। पर आइए कुशल से जानते हैं उनके पास कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, बताइए। सरकार की तरफ से किसी की नीति का पर फिर से फोकस होता हुआ दिख रहा है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एडिशनल सेक्रेटरी थी। इनफैक्ट आपको स्टॉक से करना है डॉक्टर रेड्डी। ऑडियो में कुशल के ऑडियो में थोड़ी परेशानी आ रही है, एक बार फिर से कुशल के साथ हम रिकनेक्ट करेंगे। पर तब तक देख लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर बना हुआ है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले HCL टेक देखिए, नतीजों के बाद यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई। इंटरेस्टिंग है कि सभी ब्रोकरेज हाउस ने अगर आप देखें तो जो इनके EPS के अनुमान में कटौती की है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए CLSA की, यहाँ पर खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा गया लेकिन लक्ष्य में कटौती की है। 1220 से घटाकर 1150 कर दिया, करीब 960 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। गोल्डमैन सैक्स देखिए सबसे ज्यादा बेरिश है, स्टॉक पर न्यूट्रल की रेटिंग देने, सबसे कम लक्ष्य दिया 975 का, सबसे ज्यादा लक्ष्य दे रहे मैक्वायरी, इन्होंने करीब 1250 का दिया है लक्ष्य। और क्रेडिट स्विस भी अगर आप देखें तो बिल्कुल
बिल्कुल सेम है, 1250 आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। और जेपी मॉर्गन देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1190 रुपए के लक्ष्य के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईपीएस में सभी ने डाउनग्रेड किया है। सीएलएसए करीब 2 से 3% काट रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स 5%, मैक्वारी ने ईपीएस के अनुमान में 2% की कटौती की है, जेपी मॉर्गन 4 से 5% ईपीएस में कटौती कर रहे हैं और क्रेडिट स्विस ईपीएस के अनुमान में सबसे ज्यादा कटौती कर रहे हैं 5 से 6%। लेकिन नतीजे शानदार देखने को मिले थे। आईसीआईसीआई बैंक के यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस के अगर आप देखें तो सबके जो रिपोर्ट्स आई हैं पॉजिटिव ही देखने को मिल रही हैं। सीएलएसए ने लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, 800 रुपए से बढ़ाकर 825 कर दिया है। नोमिरा ने भी खरीदारी किराए के साथ लक्ष्य में बढ़ोतरी की, 665 से 690 और करीब 570 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। और सबका मानना यह है कि असेट क्वालिटी भी अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान स्थिर देखने को मिली और ऑपरेटिंग लिहाज से भी अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया हैं और आगे भी कारोबार में ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक और नतीजा है एमएनएम फाइनेंस के, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की थोड़ी मिलीजुली नजर रिपोर्ट देखने को मिली है। सबसे पहले देखिए नोमिरा, इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय को अब ये बदलकर न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी घटाया इन्होंने, 210 से घटाकर 175 कर दिया है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 190 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन देखिए 150 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, करीब 178 के आसपास की क्लोजिंग है। यानी जो तीन में से दो ब्रोकरेज हाउस जो है करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दे रहे हैं और सभी का मानना है कि सुस्त तिमाही देखने को मिली और आगे जाकर जो ग्रोथ है उसमें भी कहीं ना कहीं चिंता का कारण नजर आ रहा है। डिसबर्समेंट में कमी आई है जिसके चलते देखिए सभी ब्रोकरेज हाउस की लगभग नेगेटिव रिपोर्ट्स आई एमएनएम फाइनेंस पर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजों के दम पर आज ब्रोकरेजेस का एक्शन। फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंक्स, यहां पर नजर रखना जरूरी है। ढेरों खबरों वाले शेयर्स आपके फोकस में रहेंगे, तो ओएनजीसी पर नजर रखिए क्योंकि खबर ऐसी आ रही है कि इनके कुछ इनके कुछ फील्ड्स जो ऑयल फील्ड्स हैं उस पर प्राइवेट पार्टीज को बेचने पर एक विचार किया जा रहा है। साथ ही केजी बेसिन में कुछ विदेशी निवेशकों को लाने का विचार किया जा रहा है और कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राइवेटाइज करने का विचार किया जा रहा है। तो ओएनजीसी आज फोकस में रहेगा। फार्मा शेयर्स लगातार फोकस में रहते ही हैं। रेमडेसिविर की क्षमता को बढ़ाने के लिए 25 नए प्लांट्स को शुरुआत करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। साथ ही प्रोडक्शन को 3 लाख डोजेस पर डे ले जाने का सरकार का फोकस है। ऑक्सीजन और इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज के लिए फोकस रहेगा क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन और उसके उपकरणों के इंपोर्ट पर हर ड्यूटी को हटा दिया गया है। साथ ही हेल्थ सेस को भी हटा दिया गया है और सिर्फ मेडिकल यूज के लिए ऑक्सीजन अब इस्तेमाल किया जाएगा। जो 9 इंडस्ट्री सी जहां पर एक्सेप्शन दिया था, जहां पर भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई थी, वो ऑर्डर भी अब वापस दिया गया है। तो जितनी भी भारत में ऑक्सीजन की क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल यूज के लिए इस्तेमाल होगी। ये कल शाम को एक बड़ा ऑर्डर आते हुए दिखा है। एसबीआई कार्ड्स पर नजर रखिए, नतीजों के दम पर तो फोकस में रहेगा पर एसबीआई कार्ड्स और अन्य बैंक जिनका अच्छा क्रेडिट कार्ड बिजनेस है वो भी फोकस में रहेंगे क्योंकि आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए रोक लगा दी है। 1 मई से ये लागू होगी। डेटा स्टोरेज को लेकर उन्होंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है। आईआरसीटीसी अप्रैल से मई के बीच हाई डिमांड वाले राज्यों में 330 अतिरिक्त ट्रेन की कंपनी ने शुरुआत करी। और फाइनली आईटीसी और अन्य टोबैको कंपनी जैसे कि गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी, यहां पर नजर रखिए क्योंकि खबरों के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने महामारी के दौरान सिगरेट की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। यह फाइनल डिसीजन नहीं है पर ऐसा एक आर्ग्यूमेंट निकल कर आया है। देखते हैं इस पर कुछ आगे एक्शन आता है कि नहीं। तो कुछ और खबरों वाले शेयर्स अनिल जी जो आज मार्केट में रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, बट ऑफ कोर्स अर्निंग्स पर सबसे बड़ा फोकस बना रहेगा सर। बिल्कुल, और अर्निंग पर ही फोकस को बढ़ाते हुए आगे वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। वीकेंड डेफिनेटली बड़ा बिजी रहा होगा और अब तो वीकडेज भी वीकेंड जितने बिजी होने वाले हैं क्योंकि नतीजों का सीजन बहुत जोरों में शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले कुछ दिग्गज नतीजों पर आपकी राय ली जाए। एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम फाइनेंस, ये रिजल्ट्स कैसे लगे? गुड मॉर्निंग सर। अभी तो दिस इज अ वीक जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर्स आने वाले हैं, तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। सर एचसीएल टेक के नतीजे आपको अगर आप देखेंगे तो आपको ऑफ कोर्स कंपैरिजन करेंगे क्वार्टर वाई आपको बुरे ही दिखेंगे। बट सर इसमें बहुत वन ऑफ्स थे। अगर आप वन ऑफ्स निकाल देते हो बिकॉज इसका एबिट मार्जिन, उसमें बोनस का 250 बेसिस पॉइंट और इम्पेयरमेंट चार्जेस थे 60 बेसिस पॉइंट बिकॉज ऑफ कोई आईपी रिलेटेड लाइसेंस इशू था आईबीएम के साथ और वेज हाइक्स भी हुई थी।
अगर आप उसको एडजस्ट करते हैं सर तो नंबर्स उतने खराब नहीं थे। अगेन सर इस स्टॉक में 3-4 दिन से शॉर्ट्स चल रहे हैं, मार्केट में सब बातें चल रही थी कि खराब आएंगे खराब आएंगे खराब आएंगे, बट जो नंबर खराब आए हैं सर वो वन ऑफ के कारण ही है, अदरवाइज नहीं है। तो इंपॉर्टेंटली सर 2-3 चीजें इसमें, एक तो गाइडेंस अच्छी है सर, बाकी जो एक्सपेक्टेड था वैसे गाइडेंस आई है। आई थिंक मेरे हिसाब से 2 चीजें जो बहुत अच्छी है, 3 चीजें एक्चुअली जो अच्छी हैं वो है सर, इन्होंने हाईएस्ट एवर डील साइन की है लास्ट क्वार्टर में। आई थिंक इट वाज नियरली $3.1 बिलियन, विच इज अप 49% YoY। ये हाईएस्ट एवर पाइपलाइन है कंपनी की। दूसरा सर, उसने डिविडेंड पे आउट इंक्रीज कर दिया है जो अच्छा है। और तीसरा सर, वैल्यूएशन के हिसाब से ये जो स्टॉक है, आपको पता है मिड कैप में किस तरीके से स्मॉल कैप में लोग बोल रहे हैं, अभी भी सर ये 16 टाइम्स FY23 EPS ट्रेड करता है। सो सस्ता स्टॉक है सर, अराउंड 20-35% ये विप्रो, इन्फोसिस, TCS से सस्ता मिल रहा है। सर एक और चीज बताता हूं सर, इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट सेम है विप्रो से, डिस्पाइट इसका जो फ्री कैश फ्लो है वो 36% हायर है विप्रो से। सो वैल्यूएशन इसकी तरफ है, डिविडेंड पे आउट अच्छा था, डील्स बहुत बहुत अच्छी हुई हैं। सो मेरे हिसाब से नंबर्स वर ओके कंपेयर टू व्हाट द मार्केट रूमर्स वर। आईसीआईसीआई बैंक की सर सब आपने बात कर चुके हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक क्लियरली गिव अ वेरी गुड सरप्राइज। आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी सॉलिड नंबर। आप लोगों ने प्री प्रोविजनल प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें दो एसेट क्वालिटी ऑफ कोर्स वाज गुड, तो हमने कुछ नया कचरा नहीं देखा इस कंपनी में ऐड होते होते। पर 2 चीजें सर जो जरूरी थी, एक तो स्लिपेजेस at 0.75% is a very very positive surprise। तो स्लिपेजेस रेशियो उसका आना वो अच्छा था। दूसरा सर, आप देखेंगे डोमेस्टिक लोन ग्रोथ हो रहा है। बैंक्स में बहुत टाइम से ये इशू है कि ग्रोथ 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 कहाँ आ रहा है, बिकॉज आपको अगर इकोनॉमी बढ़ रहा है तो आपको ग्रोथ चाहिए। तो अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक लोन ग्रोथ 18% था YoY और क्वार्टर 6% था। वैल्यूएशंस की एसेट क्वालिटी की बात कर चुका हूं मैं, तो निम्स अच्छे थे। In all this provisioning, in all this context, I think at this valuation, ICICI बैंक बहुत अच्छा, और सबने बहुत अच्छा रिपोर्ट लिखा है इसके बारे में। M&M फाइनेंशियल सर ऑनेस्टली बहुत डिसअपॉइंट किया, मैं आई से क्लियरली बहुत डिसअपॉइंट किया, बिकॉज अगर आज के डिसबर्समेंट्स देखें तो डिसबर्समेंट्स बहुत कम थे, क्वार्टर 5% नीचे थे, 15% YoY नीचे थे। आप इमेजिन कर सकते हैं सर कि ऑटो सेल्स चौथे क्वार्टर में 28% ऊपर थी YoY। सो ऑटो सेल्स 28% वाज हायर YoY, बट उसके बावजूद इसका डिसबर्समेंट इतना खराब क्यों रहा, तो 15% नीचे क्यों आया? आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इवन इफ द सेक्टर इज डूइंग सो वेल, व्हाई द डिसबर्समेंट इन M&M फाइनेंशियल वाज नॉट पिकिंग अप? सो क्लियरली डिसअपॉइंटेड, मेनी क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम द मैनेजमेंट इस तरीके से। वन स्टॉक क्लियरली विच स्टूड आउट वाज बैंकिंग, ICICI बैंक, नजर रहेगी अभी। आई थिंक बजाज फाइनेंस के कल नंबर्स आ रहे हैं, एक्सिस बैंक के कल नंबर्स आ रहे हैं। HCL टेक बहुत अच्छे नंबर नहीं बोलूंगा, बट वैल्यूएशन के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से बहुत अच्छे नंबर। इट्स रिलेटिवली वेरी गुड प्लेस एट दीज लेवल्स। तो बिल्कुल, तो HCL टेक अगर इन नतीजों के दम पर कमजोर खुले तो यहां से फिर खरीदारी के मौके निचले स्तरों पर जरूर बनेंगे। लेकिन आइए कैश मार्केट के स्टॉक्स जहां पर मेहनत ज्यादा लगती है, वो आपकी एक्सपर्टाइज वाला मामला है। बताइए वहां पर कौन सी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और वैल्यूएशंस भी सस्ते? सर शुगर सेक्टर में कुछ हो रहा है, और शुगर सेक्टर में आप नजर रखिए। एक्चुअली शुगर सेक्टर भी नहीं, जो सॉफ्टवेयर कमोडिटीज हैं, सॉफ्टवेयर कमोडिटीज में मतलब सोयाबीन हुआ, पल्सेस हुए, ग्रेन्स हुए, कॉटन हुआ, शुगर हुआ, ये सब चीजों में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, तो उस पर नजर रखिए। धामपुर शुगर के सर आपको नंबर्स सेल्स वाइज ज्यादा कुछ दिखेंगे नहीं। अगेन सर, मैंने आपको पहले दिन बोला था, आई विल नॉट बी वॉचिंग YoY बहुत ज्यादा क्लोजली इन द कंपनीज, आई विल बी वॉचिंग वेरी क्लोजली क्वार्टर, बिकॉज YoY तो आपको तोड़-फोड़ नंबर सबके दिखेंगे। तो इसका जो EBITDA मार्जिन है सर, क्वार्टर 10% से 15% हो गया, 55 करोड़ प्रॉफिट से 90 करोड़ प्रॉफिट हो गया। पावर सर, पावर सेगमेंट कहां से आया? शुगर एबिट ऑफ कोर्स 13 करोड़ से 37 करोड़ हो गया, बट पावर एबिट 30 करोड़ से 60 करोड़ हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं डबल हो गया। शुगर 13 करोड़ से 37 करोड़ हो गया। 6 टाइम पे ट्रेड करता है सर स्टॉक TTM बेसिस पे, तो सस्ता स्टॉक है। तो कीप एन आई ऑन शुगर सेक्टर एज ए होल, सॉफ्टवेयर कमोडिटीज एज ए होल। और अच्छे और नंबर्स आए थे सर, राजरत्न ग्लोबल, वायर्स के, अपने को पता है कि किस तरीके से वायर्स में स्टील एंसिलरी में बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो क्लियरली नंबर्स वर गुड फॉर द कंपनी, बट सस्ता स्टॉक नहीं है। 20 टाइम TTM पे ट्रेड करता है, 20% ROC है, 15 करोड़ से 23 करोड़ प्रॉफिट आया। अगेन सर, मैं YoY नहीं देख रहा हूं, बिकॉज YoY तो तोड़फोड़ नंबर आपको दिखेंगे। 16.5% से 17.5% मार्जिन आया, जो ठीक था। सो राजरत्न ग्लोबल वाज अ ठीक नंबर, नॉट ग्रेट नंबर। इंडिया वाज रियल एस्टेट सर स्टेडी, नथिंग ग्रेट, क्वार्टर उतना ही रहा है जितना पहले था। आपको सबको मालूम है कि इसका नाम चेंज होकर एम्बेसी डेवलपमेंट होगा, वो हो चुका है इस तरीके से।
GNA Excel was disappointing, sir, because quarter on quarter margins गिरे हैं इस कंपनी के, EBITDA प्रॉफिट सेम रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सो मार्जिन्स गिर गए हैं GNA Excel के, ऑटो एंसिलरी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर. In the cash segment, if there is one segment which I'm watching very closely this quarter, it will be softer commodities. और वीकेंड पे धामपुर शुगर ने नंबर्स अच्छे दिए. ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे रिजल्ट्स जिन पर आपको करना है फोकस. वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सारे नतीजों का पूरा विश्लेषण हमारे दर्शकों को रखने के लिए. कल फिर से आपसे होगी मुलाकात. आइए मुलाकात करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट से. हैं हमारे साथ इस वक्त है सोमवार की सुबह पिक ऑफ द वीक का. लेडीज फर्स्ट और चलेंगे सीधे कोलकाता. सिमी जी, गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत. गुड मॉर्निंग अनिल जी. मेरा पिक ऑफ द डे होगा SRF, जिसमें मुझे लगता है कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है डेली चार्ट में, जिसका ब्रेकआउट मैं प्रीएम कर रही हूँ. वो हो सकता है इस वीक ही आ जाएगी. 6050 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट्स रहेगा 6290 पहला, 6360 दूसरा और 6410 ये तीसरा टारगेट के लिए SRF को खरीदने का सलाह होगा 6050 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ. ओके, तो ये है आपके लिए आज का पहला स्टॉक. SRF सिमी जी को है पसंद. बंसल जी, सुप्रभात. बताएं सर, आपने कौन सा शेयर चुना है इस हफ्ते के लिए? सुप्रभात अनिल जी. मेरा जो स्टॉक है वो है ICICI बैंक. पिक ऑफ द वीक है ICICI बैंक 565. 565 का स्टॉप लॉस है, 584 584 के टारगेट के लिए ICICI बैंक है मेरा पिक ऑफ द वीक. ओके, तो ये है आपके लिए ICICI बैंक. दमदार नतीजों के बाद आज तैयार है तेज दौड़ लगाने के लिए. आइए वागले साहब से लेते हैं उनका पिक ऑफ द वीक. वागले साहब, गुड मॉर्निंग. अनिल जी गुड मॉर्निंग. दीपांशु गुड मॉर्निंग. मेरा पिक ऑफ द वीक होगा एस्कॉर्ट, जिसको मुझे बाउंस पे बेचना है. 1138 का क्लोज है, मुझे 1150 1160 ये रेंज में बाउंस बैक आता है, मुझे लगता है आएगा, ओपन नहीं पर होगा, वहां पर बेचना है. 1173 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है ड्यूरिंग द वीक 1050 तक की डाउनसाइड है. ओके, 1138 पर बंद हुआ है, 1160 तक बेचना है, 1173 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट बनेंगे आपके लिए 1050 के हफ्ते भर के लिहाज से. ये है स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय वागले साहब की तरफ से. आइए विश्वेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. विश्वेश जी, गुड मॉर्निंग. बताएं सर आपका शेयर. गुड मॉर्निंग सर. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है सर मार्केट थोड़ा सा मिक्स बैग्स है. इवन दो शायद SGX निफ्टी ऊपर की इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है शायद हम टिकेंगे, क्योंकि ICICI बैंक अच्छा नंबर्स देने वाला था, एक्सपेक्टेड था, लेकिन समहाउ कॉन्फिडेंस उतना नहीं है बाई साइड में. तो मैं मार्केट ओपन होने के बाद मैं अनिल जी स्टॉक ऑफ द वीक इनिशिएट करना चाहूँगा रादर देन राइट नाउ गेसिंग. ओके, तो ये है आपके लिए विश्वेश जी की राय. नोटा का किया है इस्तेमाल. बाजार खुलने के बाद एक्शन में रहेंगे भरपूर. जय, गुड मॉर्निंग. बताएं आपने क्या चुना है? जय, आवाज पहुंच रही है आप तक? बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक. चलिए, कोई बात नहीं. जैसे थोड़ी देर में हम करेंगे संपर्क और तब उनसे लेंगे भी उनका पिक ऑफ द वीक. लेकिन तब तक आइए कुछ और स्टॉक्स पर किया जाए फोकस और उन पर ली जाए राय. सिमी जी, HCL टेक, इसके चार्ट देखिए. ये खरीदना है. रिजल्ट तो आए खराब और रिजल्ट के पहले खराब भी दिख रहा था, थोड़ा मामला भी इसमें ठीक नहीं है. तो अब ये बताइए नीचे के लेवल पर कहां पर आए तो एंट्री पॉइंट बढ़िया बनेगा, ये बताइए. अनिल जी, चार्ट थोड़ा सा वीक बन चुका है. इसमें जो मैं देख रही हूँ कि 100 डेमा करीब 930 के आसपास है, ये तो जरूर 939 के आसपास है, ये तो जरूर रिटेस्टेड होगा. पर 939 एक क्रूशियल सपोर्ट भी होगा. अगर वो लेवल टूट जाएगा अनिल जी, तो नेक्स्ट सपोर्ट करीब 900 के आसपास है. तो मुझे लगता है कि 900 जो इसका फरवरी महीने का लो था, वो अगर कोई भी कारण से रिटेस्टेड होता है 905 से 890,
तो वो रेंज एक अच्छा जगह होगा जहाँ पे वापस एक्यूमुलेट करने का सोच सकते हैं। तो पहले तो 939 का छोटा सा सपोर्ट जो 100 डे के आसपास है वहाँ पे सपोर्ट लेना था। अब रिजल्ट्स अगर अच्छा नहीं आया है तो थोड़ा सा लोअर लेवल से इंतजार होगा, मतलब एक्सपेक्टेड होगा 905 से 890 का सपोर्ट है, वहाँ पे मैं खरीदने का सलाह देती हूँ। वहाँ पे कंफर्टेबल हूँ 905 से 890 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए 930 के आसपास अच्छा सपोर्ट लेवल है यहाँ पर खरीदारी करने के लिहाज से अगर आपको करनी है। तो देखते हैं एचसीएल टेक कितना कमजोर खुलता है और उसके बाद क्या कुछ एक्शन होता है। लेकिन एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन रहेगा भरपूर और वो है आपके लिए ओएनजीसी। बंसल जी, ओएनजीसी के चार्ट्स देखिए, बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है ओएनजीसी को लेकर। यहाँ पर एक चिट्ठी लिखी गई है ओएनजीसी के कुछ ऑयल फील्ड्स को बेचने को लेकर कि सरकार की तरफ से ये कोशिश होती दिख रही है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के सेक्रेटरी साहब ने ओएनजीसी को चिट्ठी लिखी है और उनका ये कहना है कि इनके कुछ जो ऑयल फील्ड्स हैं वो प्राइवेट प्लेयर को बेचे जाए। तो पूरी कंपनी का निजीकरण करने के बजाय कुछ जो ऑयल फील्ड्स हैं उनका निजीकरण किया जाए। इंटरेस्टिंग चीज है, वैल्यू अनलॉकिंग होगी अगर ऐसा होता है तो। बताएं, चार्ट्स में कुछ दम में खरीदेंगे? बिल्कुल अनिल जी, चार्ट्स पे भी दम है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। तो 102.40 की क्लोजिंग है। 101 रुपए 101.50 101 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और यहाँ पर पहला टारगेट बैठता है 112 का, दूसरा बैठता है 118 का। तो ओएनजीसी पर है खरीदारी की राय। ओके, तो ओएनजीसी में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए आती हुई बंसल जी की तरफ से। आइए, जय ठक्कर जुड़ चुके हैं और अब उन तक आवाज भी हमारी पहुंच रही है। जय, गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु जी। पिक ऑफ द वीक में मैंने वही स्टॉक चुना है जो मैंने जाते जाते लास्ट क्लोजिंग सेशन में मैंने दिया था, वो है सीसीएल प्रोडक्ट। अनिल जी, पोजिशनली वो स्टॉक दिया तो था मैंने एज अ बाय रिकमेंडेशन और मुझे लग रहा है कि पिक ऑफ द वीक में भी परफेक्ट है वो, बिकॉज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही जाते जाते इसमें एक ब्रेकआउट आया और ये जो ब्रेकआउट आया वो क्लियरली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ते में लगभग हमें ऊपर में 292 तक के लेवल्स देखने मिलने चाहिए। 292 के टारगेट्स के लिए सीसीएल प्रोडक्ट्स को खरीदना है। नीचे में इसका स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 258 पर। ओके, 258 का स्टॉप लॉस लगाकर 292 के टारगेट के लिए सीसीएल प्रोडक्ट्स में करें खरीदारी। जैन साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपकी पिक या फिर पिक्स जो भी हैं। ये अनिल जी, पिक्स ही रहेंगी। ऐसा लगता है कि जो लास्ट वीक गया था वो इतना बुरा था, वन ऑफ द वर्स्ट वीकेंड्स इंडिया कैन एवर सी, और जिस तरीके की ह्यूमन क्राइसिस है, बट वहां से अब लगता है कि वो बॉटम आउट हो गया और कहीं ना कहीं उभर के आएंगे, एटलीस्ट नंबर्स पे, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इश्यूज आ रहे थे वो सारे के सारे रिजॉल्व होंगे। सब लोग अब एकजुट हो गए हैं, लग गए। तो मुझे लगता है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, जहां पे आपने भी बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर रखा है अप्रैल और मई, एंड लॉजिकली लगता है कि देखिए जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे वो सीजन अब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के आएंगे। इतने दिन बड़े स्टॉक्स के आ रहे थे, सो आई फील कि बहुत अच्छा रहना चाहिए। सो मैं एक बार तो मेरे बाजार अगले हफ्ते में जो 4 पिक्स दिया था मैं उनको एक बार रिपीट कर दूंगा। बीपीसीएल मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे दिया था, और सुब्रॉस दिया था इंट्राडे कैश पिक के तौर पे दिया था मैंने, और इरकॉन इंटरनेशनल मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया है, और एबॉट इंडिया जो कि फार्मा पिक है और कई महीनों से कंसोलिडेटेड है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है, तो 15,076 के लगभग क्लोज हुआ था, 17,250 का लॉन्ग टर्म टारगेट दिया था। अब मैं आ जाता हूं मेरे पिक ऑफ द वीक, पिक्स ऑफ द वीक की बात करूंगा मैं। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, जो कि विशाखा इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट भी आया था अपने चैनल पे, और उस दिन विशाखा भी चला, सह्याद्री जो कि मेरा एक जेम स्टॉक था वो भी चला। मुझे लगता है कि एवरेस्ट इंडस्ट्रीज भी एक बार अच्छा चलना चाहिए, ये सेगमेंट ओवरऑल ठीक करेगा, मुझे ऐसा मेरा मानना है। फिर दूसरा में बीएससी, जो कि आपका फेवरेट स्टॉक है, आपने दिवाली पिक के तौर पे भी और पिक ऑफ द ईयर के तौर पे भी दिया हुआ है। एचडीएफसी लिमिटेड, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स वाले लोग कम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे एक, और एचडीएफसी लिमिटेड मुझे काफी सेफ बेट लगता है। एंड टाटा कॉफी, शायद जय ने दिया था इस स्टॉक को लास्ट वीक, तो टाटा कॉफी इज अगेन अ फैंटास्टिक पिक। सो एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, बीएससी, एचडीएफसी लिमिटेड एंड टाटा कॉफी।
ओके, ये वीएसटी इंडस्ट्री बोला या बीएससी बोला? बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यस अनिल जी। ओके, तो चलिए, बंसल जी प्रसन्न हुए और मैं तो हुआ ही। खैर, तो बीएससी, एवरेस्ट इंडस्ट्री, एचडीएफसी लिमिटेड, टाटा कॉफी, ये 4 स्टॉक खरीदारी करने की राय है। इरकॉन, एबेट लैब, ये 2 स्टॉक और शुक्रवार को दिए थे बाजार अगले हफ्ते में जैन साहब ने। और जैन साहब, इनके अलावा 2 स्टॉक और कौन से दिए, इरकॉन और एबेट के अलावा? सुब्रोस एंड बीपीसीएल। अच्छा, सुब्रोस और बीपीसीएल। चलिए, तो ये है वो सारे स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर।